हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 से संबंधित है। बच्चों, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है। बच्चों, सब्जेक्टिव प्रश्न है। बच्चों, 100% ऐसे प्रश्न है जो आपको सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा। बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों, 2023 से संबंधित है। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि बच्चों आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है। काफ़ी ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो सीधा आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो बस बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर ले। चलिए बच्चों, समय बर्बाद नहीं करते, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में चलते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है बच्चों? पहला प्रश्न है कि समोच्च रेखा से आप क्या समझते हैं? इसकी दो विशेषताओं को कौन कौन सी है? ठीक है बच्चों, तो आंसर समझ सुनिएगा बच्चों। इसका जो आंसर है बच्चों, एक सेकेंड, समोच्च रेखा जो है उससे हम क्या समझते हैं? तो धरातल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले समीपस्थ बिंदुओं को जोड़ने वाली कल्पित रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। मतलब बच्चों, जो धरातल यानी धरती का जो तल है उस पर समुद्र तल से समान ऊंचाई पर समीप बिंदुओं को जोड़ने वाली कल्पित रेखा को समोच्च रेखा कहते हैं। समोच्च रेखा सदैव 0 से प्रारंभ होती है और इसके मध्य का अंतर सदैव समान होता है। अगर समोच्च रेखा पास पास है तो धरातल पर ढाल तीव्र होगा, और अगर समोच्च रेखा दूर है तो धरातल पर ढाल जो है वो मंद होगा बच्चों। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न चलिए बच्चों, दूसरे प्रश्न चलते हैं। आज का दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों? स्थानिक ऊंचाई से आप क्या समझते हैं? ठीक है बच्चों, दूसरा प्रश्न है स्थानिक ऊंचाई से क्या समझते हैं। आंसर सुनिएगा। स्थानीय ऊंचाइयों मानचित्र में धरातल के किसी स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई प्रदर्शित करने वाले बिंदु को कहते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें क्या है और आगे बच्चों, इसमें बिंदुओं के द्वारा मानचित्र में विभिन्न स्थानों की ऊंचाई संख्या लिख दी जाती है। ये बच्चों दूसरा का प्रश्न। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर देखिएगा बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? अस्तर रंजन में जलीय भाग बर्फीले मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? बच्चों, अस्तर रंजन में जलीय भाग जो है बर्फीले मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? आंसर सुनिएगा। अस्तर रंजन में जलीय भाग को नीले रंग से एवं बर्फीले भाग को सफेद रंग से और मैदानी भाग को हरे रंग से दिखाया जाता है। ठीक है, ये था तीसरा प्रश्न। बच्चों, एक चीज कहूंगा, आप कॉपी और कलम लेके बैठे, जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप लिख लें और उसे आप बाद में याद कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कॉपी कलम नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें। पर बट मैं आपको यही गाइडलाइंस करूंगा बच्चों कि आप लिख लें, कॉपी प्रश्न लेके बैठे, वीडियो पॉज कर करके लिख सकते हैं आप। ठीक है, फोर्थ प्रश्न देखिएगा बच्चों। फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? बच्चों, फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। फसल चक्रण का मतलब मैं आपको समझा दूं कि फसल को अदली बदली करके, मतलब कभी इस मौसम में ये फसल, फिर मतलब चेंज करना फसल को बच्चों, चेंज करने की विधि को ही फसल चक्रण बोलते हैं। ठीक है, तो फसल चक्रण द्वारा मृदा को पोषणीय स्तर बरकरार रखना जा सकता है। गेहूं, कपास, मक्का, आलू आदि को लगातार उगाने से मृदा में ह्रास उत्पन्न होता है, इसलिए तिलहन दलहन पौधे की खेती के द्वारा पुनर्पित किया जा सकता है। इसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ये था बच्चों फोर्थ नंबर का आंसर। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? ऐसा समझिएगा बच्चों, 1960-70 के दशक में कृषि में सुधार के अंतर्गत एक पैकेज लाई गई जिसमें गेहूं में कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत संकर किस्म के उन्नत बीज, रासायनिक खाद, सिंचाई, कीटनाशक आदि का उत्पादक प्रयोग कर खाद्य उत्पादन में अप्रत्याशित वृद्धि की गई है तथा खाद्य सुरक्षा में यह मील का पत्थर साबित हुई है। ठीक है, इस क्रांति को आगे बढ़ने में सहकारिता विभाग पर भारत सरकार ने काफी ध्यान दिया है। हरित क्रांति से फसलों का पैदावार में काफी वृद्धि हो गई है। इस साधन उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर हो गया है बच्चों। ये था 5 नंबर का आंसर बच्चों। चलिए 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। जीवन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं? आंसर सुनिएगा बच्चों। इसकी कृषि उन देशों में की जाती है जहां कृषक अपने जीवन निर्वाह के लायक कृषि उत्पादन करते हैं। ये था बच्चों 6ठा नंबर आंसर। 7वां नंबर देखिएगा बच्चों। शुष्क कृषि एवं आर्द्र कृषि में अंतर स्पष्ट करें। बच्चों, शुष्क कृषि उन भागों में होती है जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है तथा आर्द्र कृषि विशेषकर उन भागों में होती है जहां वर्षा का औसत 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होता है।
बच्चों ये सब एग्जाम के व्यू से VVI क्वेश्चन है बच्चों, ये सब आपको एग्जाम में देखने को बन सकता है, तो ये सब प्रश्न को आप नोट्स जरूर करते चलिए बच्चों, ठीक है। आपको याद करने का टाइम मिलेगा बच्चों, आप इसे नोट्स कर लेंगे तो हमारे चैनल के द्वारा जो भी वीडियो आपको दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, आप उसके एक अलग ही कॉपी नोट्स बना लें और उसके हर एक चैप्टर का, हर एक नोट्स का बच्चों एक कॉपी तैयार करें, जिससे आपको एग्जाम टाइम बहुत हेल्प मिलेगा बच्चों। हम कह रहे हैं बच्चों, हमारी ये बातों को आप मान के देखें आप, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलों का नाम बताएं बच्चों, ठीक है। आंसर क्वेश्चन है बच्चों, भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलों का नाम बताएं। आंसर सुनिएगा बच्चों, भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें चाय है, कॉफी है, रबड़ है, गन्ना है, केला है आदि है। चाय असम तथा उत्तरी बंगाल की तथा कॉफी कर्नाटक के मुख्य रोपण फसलें हैं, ठीक है बच्चों। ये था 8 नंबर का प्रश्न, समझ गए। चलिए 9 नंबर चलिए बच्चों, 9 नंबर प्रश्न क्या बच्चों कि रबी फसल क्या है, 4 उदाहरण दे। देखिए बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे आप पहले से भी जानते होंगे, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। देखिए रबी फसलों को शीत ऋतु समझते हैं बच्चों, ठंडे का मौसम में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है तथा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है, उसे रबी फसल कहते हैं। 4 एग्जाम्पल देना है, गेहूं हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, मतलब जो ठंड में रोपे जाए और क्या गर्मी में काट ली जाए, उसे आप रबी फसल कह सकते हैं। इजी माध्यम से वे समझ सकते हैं, इजी मोड से आप समझिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर देखिएगा, चाय की खेती असम में ज्यादा होती है क्यों, ठीक है बच्चों ध्यान से सुनिएगा। चाय की खेती असम में ज्यादा होती है इसलिए क्योंकि असम के पर्वतीय ढलानों पर चाय की खेती के लिए उपयुक्त तापमान यानी टेम्परेचर एवं वर्षा उपलब्ध है। ढलुआ भूमि के कारण, ठीक है बच्चों, ढलुआ भूमि के कारण वर्षा का पानी झाड़ियों की जड़ों में जम नहीं पाता है, ठीक है। वहाँ ढलाव होता है इसलिए वो जो वर्षा होती है ना, उसका जो वाटर जो है बच्चों, वो झाड़ियों में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वो सीधे निकल जाता है। साथ ही पूर्वी राज्यों में यहाँ यहाँ सस्ते एवं पर्याप्त मजदूर भी उपलब्ध है, यही कारण है कि असम में चाय की खेती ज़्यादा होती है। ये तो बच्चों 10 नंबर प्रश्न। चलिए 11 नंबर देखिएगा बच्चों, नगदी फसल और रोपण फसल में अंतर बताएं। देखिए बच्चों, नगदी फसल किसे कहते हैं, आइए समझिए ध्यान से। ऐसे फसल जिसमें फसल का उत्पादन केवल बेचने के उद्देश्य से करते हैं, जैसे गन्ना, उसे नगदी फसल कहते हैं। रोपण फसल समझिएगा बच्चों, बृहद पैमाने पर की जाने वाली एक फसली कृषि जिसमें अत्यधिक पूंजी का विनियोग, बड़े बड़े कार्य, आधुनिक प्रौद्योगिकी बतलाई जाती हो, जैसे चाय, रबड़, केला आदि, उसे हम लोग क्या रोपण फसल कहते हैं। 11 नंबर बच्चों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दबा के हमें प्रेरित करें कि हमें और अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियो लाना चाहिए आप सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे जरूर प्रेस कर ले, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, कोकण रेल मार्ग परियोजना का वर्णन करें। यह देश के पश्चिमी तट के किनारे मुंबई से मंगलोर तक गोवा होकर एक रेल मार्ग बनाने की परियोजना है। इस परियोजना की व्यवस्था कोंकण रेलवे निगम द्वारा की गई है। यहाँ नियमित यात्री रेल सेवा प्रारंभ की जा चुकी है। यह है कोंकण रेल मार्ग परियोजना, उतार लीजिए बच्चों कॉपी में इसको। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। 13 नंबर प्रश्न क्या है, बिजली के रेल इंजनों का निर्माण कहाँ होता है। इजी क्वेश्चन है बच्चों, बिजली के रेल इंजनों का निर्माण चित्तरंजन में होता है। कहाँ होता है बच्चों, चित्तरंजन में होता है। ये था 13 नंबर का आंसर बच्चों। उम्मीद है बच्चों आपका ये प्रश्न समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर पर प्रश्न देखते हैं, रेल की सवारी गाड़ी के डिब्बों का निर्माण कहाँ होता है। समझ रहे बच्चों, इंजन तो अंजन हो गया बच्चों, जहाँ पर मशीन वगैरह रहता है गाड़ी को खींचने के लिए, जहाँ हम लोग बैठते हैं उसको सवारी डिब्बा बोगी बोलते हैं। तो वो बोगी कहाँ बनता है, तो बच्चों रेल सवारी गाड़ी के जो डिब्बा होता है यानी बोगी, उसका निर्माण पेरम्बर, बंगलोर, कपूरथला और कोलकाता में होता है। यह है 14 नंबर का आंसर। बच्चों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर देखिएगा, राष्ट्रीय महामार्ग क्या है। बच्चों एकदम VVI क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय महामार्ग क्या है, राष्ट्रीय महत्व की सड़कों को राष्ट्रीय महामार्ग कहा जाता है, ठीक है। वे एक राज्य को दूसरे राज्य से मिलाती है, इनका निर्माण कार्य एवं रख रखाव के केंद्रीय सरकार करती है। 15 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, रट जाइए या उतार लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इग्नोर मत करिए बच्चों, एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए आगे देखिए, सांप्रदायिकता की परिभाषा है, VVI क्वेश्चन, इसको तो आप बिल्कुल VVI कह सकते हैं बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछले बार आया था, इस बार भी आएगा। हम इस बार श्योर क्योंकि कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है SST में बार बार दोहराता है, सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं बच्चों, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने आप में, सब बवाल प्रश्न है बच्चों, ब्यूटीफुल प्रश्न है।
ठीक है, उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये देखिए सांप्रदायिकता की परिभाषा दिया है। देखिए ध्यान सुनिएगा, जब हम यह कहते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है, क्या बच्चों, धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है, तो सांप्रदायिकता राजनीति को जन्म देती है। एक बार फिर से आई रिपीट अगेन, जब हम यह कहते हैं कि धर्म ही समुदाय का निर्माण करती है, तो सांप्रदायिकता राजनीति को जन्म देती है, और इस अवधारणा पर आधारित सोच ही सांप्रदायिकता है बच्चों। इसके अनुसार एक धर्म विशेष में आस्था रखने वाले एक ही समुदाय के होते हैं और उनके मौलिक तथा महत्वपूर्ण हित एक जैसे होते हैं। ये था बच्चों 16 नंबर आंसर। उम्मीद है बच्चों आप सभी को ये 16 नंबर प्रश्न समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए 17 नंबर देखिएगा बच्चों, सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं। तो आंसर सुनिएगा बच्चों, प्रत्येक समाज में लोगों को जन्म, बच्चों एक बार फिर से समझिएगा, सामाजिक विभाजन, समाज का बंटवारा यानी समाज विभाजन, जो समाज को बांट दे उसे आप क्या समझते हैं। तो आंसर सुनिएगा बच्चों, प्रत्येक समाज में लोगों के जन्म, क्या बच्चों, तो लोगों के जन्म, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर विभेद होना स्वाभाविक है। समझ रहे हैं, जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको जन्म के दौरान ही भाषा, जाति, धर्म के आधार पर बांट दिया जाता है, और इन आधारों पर लोग अलग अलग समुदाय में संबंध रखते हैं और बट जाते हैं। जो अलग अलग समुदाय के में बट गए और पहले से उनका बंटवारा हो गया, तो वो जब संख्या उनकी बढ़ेगी तो उसी बढ़ी हुई संख्या के ग्रुप को ही बच्चों समाज यानी सामाजिक विभाजन कहा जाता है। और भारत में जाति के आधार पर स्वर्ण, दलित, पिछड़ी जातियों के समुदाय सामाजिक विभाजन के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको 17 नंबर का आंसर भी समझ में आ गया होगा। चलिए 18 नंबर देखिएगा बच्चों, लैंगिक असमानता क्या है। वी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको ये प्रश्न याद कर लेना चाहिए, अभी लगले याद कर लीजिए, तुरंत ही मेरे साथ दोहराते हुए याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। बच्चों देखो, डूबते हुए को तिनका का सहारा होता है। अगर आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न, आपको पता है क्या करेंगे, पुशअप करेंगे आपको आगे की ओर, आपके अच्छे नंबर की ओर। वो तो मुझे भी पता है कि आज के डेट में बच्चों सभी बच्चे पास हो जाते हैं, कोई बच्चे का फेल नहीं होता है, बट पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है, अच्छे मार्क्स से पास होना ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सब छोटे छोटे नंबर जो है बच्चों, ये आपको आगे की ओर पुशअप करेंगे। मतलब आपको जैसे मान के चलिए आपको 400 नंबर में 4 नंबर 5 नंबर कम हो रहे होंगे, तो ये नंबर आपको, ये सब क्वेश्चन आपको 400 प्लस लाने में एवअप करेंगे, मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो बच्चों ये सब क्वेश्चन को रखते चलिए। ठीक है, लैंगिक असमानता क्या है। देखिए, लिंग के आधार पर समाज में महिला व पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है ना, उसे लैंगिक असमानता कहते हैं। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। समझे बच्चों, देखिए बताते हैं, जब कोई महिला का जन्म होता है और जब पुरुष का जन्म होता है, तो पहले ही सोच लिया जाता है कि ये महिला है और ये पुरुष है, और ये महिला पुरुष से कम होगी। पुरुष को बाहर जाने दिया जाए, पुरुष को आज़ादी दिया जाए, पर स्त्री को आज़ादी नहीं दिया जाए, स्त्री को घर में रखा जाए। तो ये जो भेदभाव है ना बच्चों, लिंग के आधार पर भेदभाव करने की विधि को ही लैंगिक असमानता कहते हैं। आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, बशर्ते मतलब सही होना चाहिए। जरूरी नहीं है बच्चों कि मंजिल तक पहुंचने का एक ही रास्ता हो, रास्ता अनेक होता है, बस सटीक जगह हमें पहुंचना चाहिए। ठीक है, चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिएगा बच्चों, रंग भेद क्या है। ये भी क्वेश्चन भी आए बच्चों, मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए अपने आप में बच्चों सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको बनेगा एग्जाम में, इसलिए इसको भी याद कर लीजिए। रंग भेद क्या है, तो सुनिएगा बच्चों, रंग भेद का तात्पर्य मतलब चमड़ी, स्किन, यानी रंग भेद का मतलब स्किन के रंग के आधार पर लोगों में भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों की सरकार ने बहुसंख्यक वाले काले लोगों के प्रति विभिन्न प्रकार के भेदभाव की नीति अपनाई थी। इसी रंग भेद नीति के नाम से जाना जाता है। मतलब देखिए, रंग भेद, गोरे और काले में भेदभाव करना, ठीक है, उसे देखिए काले लोग से घृणा करना और गोरे लोग को अच्छा बताना ही रंग भेद का कारण है बच्चों। इसी को रंग भेद कहा गया है। बस इस चमड़ी के आधार पर लोगों को बांटने की विधि को रंग भेद कहा जाता है। आप इसे ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाने में मेहनत लगती है बच्चों, इस 10-15 मिनट का वीडियो
इसमें एडिटिंग करने में बच्चों 2 घंटा 3 घंटा का मेहनत होता है। ये 2-3 घंटा के बदले में हम आपसे कुछ नहीं चाहते, बस आई रिक्वेस्ट यू बच्चों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ठीक है, चलिए आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न में चलते हैं बच्चों। 20 नंबर प्रश्न क्या है? गृह युद्ध किसे कहते हैं? बच्चों मैं तो कहता हूँ कि मेरी इस बातों को लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन ना आए तो आप कह देना कि हमें सर ने झूठ बोला था बच्चों। ये ऐसा प्रश्न बच्चों, ये ऐसा प्रश्न बच्चों गृह युद्ध कि आपके एग्जाम में आना ही आना है, एकदम तय है बच्चों। क्योंकि ये पता है, ये जो बोर्ड एग्जाम जो है ना बच्चों, ऐसे प्रश्न को हर साल रिपीट करता है, हर साल दोहराता है। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई न्यू क्वेश्चन ही नहीं है, कोई बुक बदला ही नहीं। एक ही क्वेश्चन को, एक ही पैटर्न को बार बार दोहराना है। और बच्चों मैं एक टीचर के नाते मैं ये जानता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मैं ऐसे प्रश्न को हर साल बोर्ड के एग्जाम में देखता आया हूँ। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, इस क्वेश्चन को आप जरूर से याद कर लें। तो देखिए, गृह युद्ध किसे कहते हैं? जब एक ही देश में रहने वाले विभिन्न गुटों में आपसी संघर्ष और मार काट शुरू हो जाता है तो इसे गृह युद्ध का नाम दिया जाता है। और क्वेश्चन से लग रहा है गृह, गृह मतलब घर, यानी घर में युद्ध होना, यानी कि देश हमारा क्या है? घर है। और उस देश में रहने वाले लोग यानी हम उस घर के परिवार है। और जब हम लोग अपने घर में, अपने देश में लड़ने लगे, मरने लगे, कटने लगे, तो उसी को क्या कहते हैं? गृह युद्ध कहते हैं। और इस गृह युद्ध का नाम क्या दिया जाता है? जिसे श्रीलंका में तमिलों और सिंहली में समुदाय का युद्ध हो गया था। तो इस तरह से इस तरह को नाम गृह युद्ध का नाम दिया जाता है। ठीक है, यानी कि अपने देश में अलग अलग गुटों के रूप में लड़ जाना, लड़ के अपना नुकसान कर लेना, उसी को गृह युद्ध का नाम दिया गया है। तो बच्चों ये था आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न। उम्मीद है बच्चों हमारा आज का किया हुआ मेहनत आपको सफल लगा होगा, अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। बच्चों पसंद आया तो अभी तक आप चैनल को लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक कर, सब्सक्राइब कर, बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। उम्मीद है बच्चों आपको अच्छा लगा होगा। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले स्टडी के वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और मन लगा कर पढ़ें और अपने माँ बाप के साथ साथ अपने गुरुजन का भी नाम रोशन करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।